दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। बीते सप्ताह कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी नाम की एक महिला के यहाँ ईडी ने जो छापा मारा, उसमें से 20 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी के साथ साथ और भी कुछ ऐसे कागजात मिले जिनसे कि काफ़ी बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार होने का अंदेशा ईडी को मिला। बाद में ज्ञात हुआ कि ये महिला जो है, ये वहाँ के वरिष्ठ मंत्री जो कि ममता बनर्जी के बड़े निकट माने जाते हैं, ये उनसे जुड़ी हुई है और पश्चिम बंगाल में हुए एक शिक्षक भर्ती घोटाले के दौरान ली गई कथित घूस का ये पैसा अर्पिता के घर से बरामद हुआ और उसके बाद मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता दोनों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। पार्थ चटर्जी बाद में अस्पताल में भर्ती हुए। उसके बाद उनको भुवनेश्वर एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ठीक कह दिया है और ऐसा लगता है कि उन्हें वहां से डिस्चार्ज होने के बाद वो फिर से हिरासत में चले जाएंगे। मामला अभी विचाराधीन है, क्या होगा क्या नहीं। किंतु आज एक चौंकाने वाली बात हुई, वो ये कि ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी का सीधे सीधे बचाव करने के बजाय अव्वल तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया कि वे उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, और जिस तरह के आरोप वो अमूमन लगाया करती हैं। लेकिन उन्होंने अपने मंत्री का बचाव करने के बजाय कहा कि यदि कोई भ्रष्ट है तो उसे आजन्म कारावास भी हो जाए तो उसे बचाने का प्रयास नहीं करेंगी। और उन्होंने, जैसा कि समाचार माध्यमों से ज्ञात हुआ है, कि पार्थ चटर्जी ने उन्हें 3 बार फ़ोन करने की कोशिश की कि उन्होंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। इससे ऐसा लगता है कि ममता या तो उनसे बहुत नाराज़ हैं और या फिर इस मामले में अपना नाम आने से बचने के लिए वो उनसे दूरी बना करके चल रही हैं। किंतु इसमें एक आश्चर्य की बात है कि अभी तक ममता बनर्जी ने उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटाया। और बीच में ये खबर भी आई थी छापे के बाद कि तृणमूल कांग्रेस जो है इस बारे में कानूनी सलाह दे रही है। प्रश्न ये उठता है कि जब एक महिला के घर से 20 करोड़ रुपए बरामद हुए, उसका संबंध किसी न किसी तरह से यदि मंत्री के साथ प्रमाणित हुआ या ईडी को ऐसा लगा कि वो जो पैसा बरामद हुआ है उसमें पार्थ चटर्जी का भी हाथ है या उनकी भूमिका है या ये उन्हीं के द्वारा अर्जित किया हुआ पैसा है, तो मुझे लगता है कि इतने संगीन आरोप के बाद ममता बनर्जी को पार्थ चटर्जी से मामले की जांच पूरी होने तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। किंतु ये एक बड़ा दुखदाई जो है परंपरा हमारे देश की राजनीति में शुरू हो गई है कि पहले ऐसा होता था कि जरा से आरोप लगने पर मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे या फिर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उनसे इस्तीफा ले लिया करते थे। किंतु जब गिरफ्तारी की बात आती थी तो इस्तीफा अवश्यंभावी हो जाता था। हम सबको याद होगा कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही उमा भारती के विरुद्ध जब कर्नाटक की एक अदालत से गिरफ्तारी वारंट आया तो उन्होंने पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद वो वहाँ गई, बाद में जमानत हो गई। केंद्र में रहे हुए कुछ मंत्री भी इसी तरह के मामलों में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। किंतु जब उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी पिछली महाराष्ट्र में, उसके 2 मंत्री जेल चले गए, उसके बाद भी उद्धव ठाकरे ने उन्हें मंत्रिमंडल से निकाला नहीं और वो सरकार तो गिर गई किंतु वो मंत्री रहते हुए भी जेल में बने रहे। इसी तरह का एक और वाकया हुआ था जब संसद में हुई घूसखोरी के आरोप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन, जो कि उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे, वो गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गए और प्रधानमंत्री ने संसद में ये बयान दिया कि उनकी कैबिनेट का एक मंत्री कहाँ है इसका सरकार को पता नहीं। अब सोचिए कि मंत्री जब फरार हो जाए तो उसके साथ उसके सुरक्षाकर्मी भी होते हैं जो कि शासकीय कर्मचारी है जिनका काम मंत्री की सुरक्षा करना है। अब यदि कोई पुलिस या अन्य कोई सरकारी एजेंसी उस फरार व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाए तो उसके अंगरक्षक या उसके साथ जो सुरक्षाकर्मी हैं वे उन पर हमला कर देंगे, क्योंकि उनका जो मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि उस मंत्री की रक्षा करना। बहरहाल अभी महाराष्ट्र में और आज बंगाल में हम जो देख रहे हैं ये एक बहुत ही दुखद परिपाटी की शुरुआत अपने देश में हुई है कि सरकार में रहने वाले व्यक्ति को
पुलिस या अन्य कोई सरकारी एजेंसी गिरफ्तार करके ले जाती है और उसके बाद भी उसका मंत्री पद बना रहना, ये निश्चित रूप से संविधान का मखौल उड़ाना है। वो मंत्री जो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है और दूसरी तरफ जो जांच एजेंसियां हैं वो भी संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ही अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हैं। तो जो प्रवर्तन निदेशालय है ईडी, वो भी भारत सरकार की एक एजेंसी है और पश्चिम बंगाल का जो एक मंत्री है उससे भी संविधान के अंतर्गत शपथ ली हुई है। तो ऐसे में ये जो विरोधाभास, ये जो टकराव है, ये केवल संघीय ढांचे को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, अपितु इससे कहीं हमारी संवैधानिक मर्यादाएं, परंपराएं और जो उसकी पवित्रता है उसको कहीं ना कहीं आँच आ रही है। मैं सोचता हूँ कि ममता बनर्जी एक संघर्षशील नेत्री रही हैं और उन्होंने राजनीति में जो मुकाम हासिल किया है वो किसी परिवार के कारण, किसी बड़े नेता के वरदहस्त के कारण नहीं, अपितु उनका जो अपना ज़मीनी संघर्ष था, जो उन्होंने सड़क पर आकर के और वामपंथी मोर्चे के खिलाफ लंबे समय तक किया और उसको लेकर के उन्हें काफ़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, काफ़ी उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई जिनमें कई बार वो घायल भी हुई, उनकी जान भी जा सकती थी। किंतु उनके जीवटता की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने अंततः पश्चिम बंगाल से वामपंथियों का जो किला था उसकी एक एक ईंट उखाड़ करके फेंक दी। किंतु जब सत्ता में ममता बनर्जी आई तो मुझे लगता है कि उनसे एक अपेक्षा थी। वो सादगी भरे जीवन के लिए जानी जाती हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके रहन सहन में, उनके पहनावे में कोई फ़र्क नहीं आया। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उसी सहजता के साथ रहती थी, मिलती थी, जुलती थी और इसीलिए पश्चिम बंगाल की जनता लगातार उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित भी करती आ रही। किंतु अपने मंत्रिमंडल के एक मंत्री के साथ घटी इस तरह की घटना जिसमें कि पूरी पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर बदनामी के छींटे पड़ रहे हैं। यदि ये मान के चला जाए कि पार्थ चटर्जी ने भ्रष्टाचार किया है तो फिर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी उसकी जिम्मेदारी से या तृणमूल कांग्रेस भी नहीं बच सकती। और अब जब ये मामला साफ हो गया है कि जिस महिला के घर से 20 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई, तो केवल ये कहने से कि ईडी हमारी पार्टी को या हमारी सरकार को परेशान कर रही है, बदनाम कर रही है, कहने मात्र से ममता बनर्जी बच नहीं सकती। और ऐसी स्थिति में बेहतर ये होता कि सबसे पहले पार्थ चटर्जी से इस्तीफ़ा मांगती और यदि वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता। तो इससे निश्चित रूप से ये सिद्ध होता कि ममता बनर्जी जो है भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगी और भ्रष्टाचार करने वाले को उनका कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। उद्धव ठाकरे ने भी यही गलती की, अंततोगत्वा महाराष्ट्र में उनकी सरकार चली गई। ममता बनर्जी के साथ फिलहाल दूर दराज तक ऐसा कोई खतरा नहीं है, उनके पास बहुत विशाल बहुमत है और आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिलहाल उनकी सरकार को गिराने या राजनीतिक तौर पर उन्हें चुनौती देने की किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की राजनीतिक स्थिति भी नहीं है। लेकिन एक विपक्ष की नेता जो कि अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताने लगी है और जो कि राष्ट्रीय राजनीति में खुद को कांग्रेस से ऊपर मानती है और कई बार वो ये कह चुकी है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की शक्ति अब कांग्रेस में नहीं है, केवल मुझ में है। अभी उनका एक और बयान आया है उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में, जब उन्होंने ये कहते हुए कि कांग्रेस ने उनसे पूछ करके उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, मार्गरेट अल्वा की उम्मीदवारी नहीं घोषित की, तो लिहाजा वो इस चुनाव में भाग नहीं लेंगी। यदि भी इसके राजनीतिक निहितार्थ अलग अलग निकाले जा रहे हैं, किंतु उन्होंने एक टिप्पणी ये भी की कांग्रेस हमें अपने से छोटा ना समझे। किंतु ममता बनर्जी को अपने राजनीतिक कद को बड़ा करने के लिए इस तरह के बयान देने के बजाय मुझे लगता है कि उन आदर्शों को प्रकट करना चाहिए, उन आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए जो देश की जनता उन जैसे एक सरल सादगी भरी नेता से अपेक्षा करती है। ऐसे में जब एक उनका वरिष्ठ मंत्री, जिसको कि उनका नंबर 2 का मंत्री माना जाता है, ममता जी का बड़ा खास माना जाता था, उसकी किसी निकटस्थ महिला के यहाँ से अगर इतनी बड़ी रकम बरामद हुई है और सीधे वो ईडी के शिकंजे में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कम से कम ममता बनर्जी इतना तो कर ही सकती थी नैतिकता के तकाजे के आधार पर कि उन्हें अपने मंत्रिमंडल से अलग कर देती। और उसके बाद निश्चित रूप से आज पार्थ चटर्जी को कसूरवार अदालत ने नहीं ठहराया है, अभी जांच के घेरे में है। आगे क्या होगा ये कहना आज की स्थिति में पक्के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता। किंतु जिस तरह का प्रथम दृष्टया मामला है, तो उस महिला के यहाँ से बरामद इतनी बड़ी रकम और उसका पार्थ चटर्जी से उसकी निकटता कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित करती है कि दाल में कुछ ना कुछ कादा तो जरूर है। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को अपनी सरकार में इस तरह के जो तत्व हैं उनको पहचान करके अलग करना चाहिए और यदि वो ऐसा नहीं करती तो फिर उनको राष्ट्रीय राजनीति में शिखर पर आने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए।
यदि वो एक क्षेत्रीय नेता के रूप में ही व्यवहार करती रहीं तो फिर मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि देर सवेर उनका भी वही हश्र होगा जो उद्धव ठाकरे का हुआ, महबूबा मुफ्ती का हुआ, या अखिलेश यादव का हुआ, लालू प्रसाद यादव का हुआ, या और भी कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने इन सब मामलों की जो उपेक्षा की, उसके कारण से उनकी छवि को जो पट्टा लगा, उसने अंततः उन्हें राजनीति में के हाशिए पर फेंक दिया। ममता बनर्जी यदि इनसे सबक लें और पार्थ चटर्जी को अभी भी वो अपने मंत्रिमंडल से अलग कर दें तो मुझे लगता है कि उनकी छवि को जो नुकसान हुआ है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई हो सकती है। और यदि वो ऐसा नहीं करती तो फिर उनका ये कहना कि किसी अपराधी को बचाने की उनकी कोई मंशा नहीं है, किसी को सज़ा हो जाए जिसने जुर्म किया है तो वो उसको रोक नहीं पाएंगी। और निश्चित रूप से ऐसा उनका कहना जो है एक राजनीतिक पाखंड की सेवा कुछ भी नहीं है। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए सामयिक विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।